Good afternoon, student. I am Dr. Pappi Chauhan. Today I am telling about Regulating Act 1773 in history class. रेगुलेटिंग एक्ट पीपल्स ये एक ऐसा अधिनियम था जो ब्रिटिश कंपनी ने भारत में या ब्रिटिश कंपनी के लिए भारत में लागू किया गया था। जब ब्रिटिश कंपनी भारत में शासन कर रही थी या व्यापार के लिए जब ब्रिटिश कंपनी भारत में थी तब ये एक्ट लागू किया गया था। तो एक्चुअली ये एक्ट लागू क्यों किया गया, इसके पीछे कई सारे कारण थे और ये एक्ट कंपनी के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए थे। इस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में बैठकर या इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो अगर हम देखते हैं बेसिकली एक बिजनेस इंस्टीट्यूट या व्यापारिक संस्था थी। उसे इंग्लैंड की सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में या एशिया के कुछ देशों में व्यापार करने के लिए कुछ अधिकार दिए गए थे कि वो एक कंपनी है और व्यापार कर सकती है, और एक अधिकार पत्र दिया गया था। उस अधिकार पत्र के द्वारा उन्हें यह अधिकार था कि वो व्यापार करे और व्यापार के द्वारा समय से, और इस एक्ट के द्वारा ये भी निर्धारित किया गया था कि समय समय पर जो राइट्स थे उनका नवीनीकरण, उनका मॉडिफिकेशन होना था। आवश्यकता अनुसार सरकार या ब्रिटिश की हम बात कर रहे हैं, अंग्रेजी कंपनी की बात कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन होना था और ये परिवर्तन जो था वो अंग्रेजों के द्वारा या इंग्लैंड की सरकार के द्वारा होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने आंतरिक मामलों को या अपने इंटरनल मैटर को, अपने इंटरनल मैनेजमेंट को तय करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कंपनी को पूर्ण रूप से फ्रीडम थी। वह अपने बिजनेस के लिए किसी भी पॉलिसी को डिसाइड कर सकती थी, अपने ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ को अपने अकॉर्डिंग अपॉइंट कर सकती थी, और जो उनके बिजनेस के लिए जो इंस्टीट्यूट होते थे उनके लिए जो उन्हें सुरक्षा के लिए जो भी सेना रखनी होती थी वो अपने अकॉर्डिंग रख सकती थी। कंपनी को ये सारी राइट्स दिए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इंग्लैंड ने इन सब चीज़ों पर या उनके व्यापार पर कभी भी या उसके पहले हस्तक्षेप नहीं किया। आफ्टर दैट द प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी के जो स्थिति थी या कंपनी का जो स्टेटस था वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, और ये केवल चूंकि एक व्यापारिक कंपनी थी या व्यापारिक संस्था थी तो इससे इंग्लैंड की सरकार को ये लगने लगा कि ये जब व्यापारिक कंपनी है तो राजनीतिक अधिकारों में या राजनीतिक सत्ता में कैसे आ गई, और भारत में उसने ऐसे भूखंडों का या कहना चाहिए भारत में उसने कैसे एक राइट्स के थ्रू या कैसे वो अपनी स्वामी बन गई या यहाँ पर उसने जो अधिकार जमा लिए वो ऐसा कैसे संभव है। इंग्लैंड की सरकार को उसके कार्यकलापों पे, उसके एक्टिविटीज़ पे जब उसने ध्यान दिया तो ये प्रश्न आया कि एक व्यापारिक कंपनी को विदेशों में जाकर केवल व्यापार करने का अधिकार था, राज्य स्थापित करने का और स्वतंत्र रूप से शासन करने का अधिकार तो होना ही नहीं चाहिए था, या अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये एक्ट उसके लिए था। एंड सेकेंड देन की बंगाल में जो सत्ता प्राप्त की थी कंपनी ने, जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं हम, उसके बाद कंपनी ने जो सत्ता प्राप्त कर ली थी भारत में, उससे यहाँ के जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे जो इंग्लैंड से भारत आए थे वो जब यहाँ पर रहते थे तो एक सिंपल से एम्प्लॉयज़ होते थे, लेकिन जब वो यहाँ से जाते थे तो उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा होता था। वो यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे या बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गए थे, यहाँ से बहुत सारा कहना चाहिए धन इकट्ठा करते थे, जिससे इंग्लैंड में जाकर वो बहुत नवाबों की तरह बहुत लग्जरियस लाइफ जीने लगे थे। इससे इंग्लैंड की जो शासक थे या इंग्लैंड की जो सरकार थी उनको डाउट हुआ कि आखिर ऐसा क्या है जो
कि कंपनी के सिंपल से एम्प्लॉयज़ इंडिया में जाते हैं या इधर के देशों में ईस्टर्न कंट्री में आते हैं और इस प्रकार से जाकर फिर अपने लाइफ को पूरे रूप से चेंज कर लेते हैं, आखिर क्या है। फिर तीसरी बात की बंगाल की लूट, यानी जो जैसे मैंने बताया कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद, स्पेशली हम प्लासी के युद्ध की बात करते हैं, तो बंगाल की लूट के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हो गई और कंपनी ने इंग्लैंड की सरकार से 60 लाख पौंड के कर्ज से जो दब चुकी थी उससे और ऋण की प्रार्थना की, क्योंकि जब कंपनी कहीं व्यापार के लिए जाती तो वो अपने सरकार से किसी न किसी प्रकार का लोन लेती है या तो कंपनी ने वहाँ पर ऑब्जर्व किया, इंग्लैंड की सरकार ने ये ऑब्जर्व किया कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बट कंपनी इतने घाटे में क्यों चल रही है कि कंपनी को और ऋण चाहिए। तो उसने पूरे मामले की जांच की और इसी मामले की जांच के बहाने से ही इंग्लैंड की सरकार को कंपनी में इंटरफेयर करने का मौका मिल गया। उसने कंपनी के मामलों की जांच की और उसके लिए एक कमेटी बिठाई और उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1773 में इंग्लैंड की संसद में एक एक्ट पारित किया गया जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें कि इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस रखे गए थे, जिसमें जो थी वो गृह सरकार की बात करते, कंपनी में भारत में कंपनी की केंद्रीय सरकार की बात करते, तो कुछ ऐसे प्रोविज़न थे जिससे कुछ डिसीज़न लिए गए जो कि कंपनी पर एक कहना चाहिए कंट्रोल रखा गया। वहाँ के जो उस समय प्रेजेंट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे, उनने एक समिति जो बुलाई थी, उससे ब्रिटिश संसद ने इस एक्ट को पारित किया और इसका उद्देश्य ये उद्देश्य गोपनीय रूप से रखा कि कंपनी के लोग बहुत भ्रष्टाचार और कुशासन के द्वारा शासन कर रहे हैं भारत में। तो उसने ये एक्ट के द्वारा तय कर दिया कि जो कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे वो 1 वर्ष से बढ़ाकर उनकी पदावधि 4 वर्ष के लिए कर दी गई और बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। उसके लिए एक सलाह के लिए 4 मेंबर्स वाली एक कमेटी भी बनाई गई जिसके निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। फिर इन मेंबर्स का कार्यकाल 5 साल के लिए रखा गया और इन सदस्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कहने पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही हटाया जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया और उसकी जो कार्यकारिणी थी उसमें 4 और अन्य मेंबर्स भी रखे गए। इसमें केवल वॉरवेल ही हेस्टिंग का समर्थक था, जबकि बाकी लोग उसके अगेंस्ट पार्टी के थे। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक और चीज की गई कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक चीफ और 3 अदर जस्टिस की नियुक्ति की गई और जो न्यायाधीश के पद थे वो उनको भी यहाँ पर नियुक्त किया गया। इसमें जो न्यायाधीश था वो सर एलिजा इम्पे की नियुक्ति इसमें की गई और बाकी 3 अदर्स जस्टिस भी नियुक्त किए गए। ब्रिटिश सम्राट के द्वारा ये कार्य पूरा किया गया। अब ये सारी जो चीज़ें थी वो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर कोर्ट की स्थापना कर दी, साथ में उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया। फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि अब उनको पूर्ण रूप से निदेशकों के निर्वाचन की जो मैंने बात की, इलेक्शन की बात की, वो 4 वर्ष के लिए थी। सैनिक असैनिक विषयों पर जो पत्र व्यवहार कंपनी के लोग करते थे वो भी अब कहना चाहिए बाकायदा वित्त मंत्रालय में प्रस्तुत किए जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या लेन देन हो रहा है, इस सबको दिखाकर ही कार्य किया जाएगा। फिर इसके अलावा भारत में कंपनी की केंद्रीय जो सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में 3 अलग अलग गवर्नमेंट होती थी, तो एक दूसरे से स्वतंत्र थी। लेकिन लंदन में इनके जो डायरेक्टर
जो होते थे या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट रखना पड़ गया इसके थ्रू, और प्रत्येक सरकार को गवर्नर के सामने आने की बात कही गई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ये भी मान्यता रखी गई। उसकी सहायता के लिए जैसे मैंने बताया कि अन्य 4 मेंबर्स भी रखे गए, और इनका जो वर्किंग टाइम था वो 4 ईयर कर दिया गया। फिर बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों के लिए भी अलग से निर्णय लिए गए, और एक सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई। अब मैं आपको ये तो मैंने बताया कि एक्चुअली में हुआ क्या था और क्यों ये एक्ट पारित किया गया। नाउ आई विल टेल यू रेगुलेटिंग एक्ट के क्या गुण थे और क्या दोष थे इन सेकेंड वीडियो।